हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऑनलाइन इंस्पायर्ड विजन में। आज हम लोग बिल्कुल एक फ्रेश चैप्टर आपके लिए लेकर आए हैं। ये चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म आपके बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलते हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले इस चैप्टर में आपका 6 एक्सरसाइज है, यानी 3.1 2 3 4 5 और 6 तक है। आप सभी एक्सरसाइज को देखिए कि ये एक्सरसाइज आपको क्या कह रहा है। यानी 3.1 आपका ग्राफीय निरूपण है, सिर्फ आपको इसमें ग्राफ को क्या करना है, रिप्रेजेंट कर देना है। इसी तरीके से 3.2 आपका क्या है, ग्राफीय विधि द्वारा हल करना है। किसका? समीकरणों का हल करना है, यानी एक्स वाई का मान निकालना है, आपको चर का मान निकालना है। ये 3.1 और 2 आपका इस तरीके से डेडिकेटेड है। चैप्टर नंबर 3 का एक्सरसाइज 3.3 क्या कह रहा है कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना है। ये आपका एक्सरसाइज 3.3 बोल रहा है। इसी तरीके से एक्सरसाइज 3.4 क्या कह रहा है, विलोपन विधि द्वारा, यानी हम प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और एक्सरसाइज 3.5 क्या कह रहा है हमको कि वज्रगुणन विधि द्वारा हल करेंगे। इसी तरीके से एक्सरसाइज 3.6 क्या कह रहा होगा हमको कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म में बदले जा सकने वाले समीकरण हमको बनाना है, उसके बाद फिर हमको उसको हल करना है। तो हम लोग बारी बारी से सबको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को ये जानना है कि एक्सरसाइज 3.1 को हम आपके इस वीडियो में बेहतर ढंग से सॉल्व करवाएंगे, क्वेश्चन करवाएंगे। सबसे पहले हमको जानना है कि लीनियर इक्वेशन यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण होता क्या है। तो देखिए, यहाँ पे आपको दो पिक्चर दिख रहा होगा। ये दोनों पिक्चर की मदद से आज हम लोग लीनियर इक्वेशन यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण को समझेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए ध्यान से यहाँ पे कि पहला पिक्चर आपका क्या है। यहाँ पे दो पेन है, आपका दो पेन आपको नजर आ रहा होगा और दो आपका नोटबुक है। दोनों को अगर हम लोग प्लस किए तो हमको मिल रहा है क्या, 10, यानी 10 रुपीज़ मिल रहा है। यानी दो पेन और दो कलम आपको 10 रुपये में मिल रहा है, जो कि मुश्किल है, लेकिन ये इक्वेशन हमको कह रहा है। तो इसी को अगर हम लोग बीजगणितीय रूप में अगर इसको व्यक्त करेंगे, बीजगणितीय रूप में अगर हम इसको व्यक्त करेंगे तो कैसे कहेंगे कि मान लेते हैं एक कलम हम जो खरीद रहे हैं मार्केट से, हो सकता है कि 2 रुपया है। एक कलम का कितना रुपया हो सकता है, 2 रुपया। तो दो कलम का कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 रुपया मान लेते हैं। अब मेरे पास कितना रुपया बचा, 6 रुपया। तो यानी एक कॉपी का या एक नोटबुक का कीमत मेरा 3 रुपया है। तो दो नोटबुक है तो मेरा कितना हो जाएगा, 3 दूना 6। तो इसी तरीके से 3 दूना क्या हो जाएगा मेरा, ये 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 रुपया हो गया। तो 4 + 6 आया ना आपका 10 रुपया। तो यही आपका क्या हो गया, ये हम आपको डेली लाइफ से जुड़े हुए क्वेश्चन को दिखा रहे हैं। ये आपका क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन आपको इसी तरीके से बनाना है। लेकिन ये तो हम आपको मतलब कि सिर्फ डेली लाइफ से जुड़े हुए एक एग्जाम्पल दिए, लेकिन इसी चीज़ को अगर हम लीनियर इक्वेशन में एक्सप्लेन करते हुए लिखे तो कैसे लिखेंगे। मान लेते हैं एक नोटबुक की कीमत या फिर एक पेन की कीमत हमको मालूम नहीं है कि वो कितना है। तो हम उसको लिखेंगे कि एक पेन की कीमत मान लेते हैं मेरा कितना है, एक पेन की कीमत मेरा x रुपया है, ठीक है, x रुपया है मेरा। तो उसी तरीके से लिखेंगे एक नोटबुक की कीमत कितना रुपया है मेरा, हम उसको कीमत y मान लेते हैं। क्योंकि दो चर है तो एक चर मेरा x आ गया, तो दूसरा चर हमको अब y लेना होगा। तो ये हम मेरा y हो जाएगा, तो ये y रुपया हो गया। तो बिल्कुल यहाँ पे दो चर बन गया मेरा x और y। आपको हम पोलिनोमियल में पढ़ा दिए हैं कि x और y चर होता है। तो x और y आ गया आपका। तो यहाँ पे दो पेन है, यानी एक पेन की कीमत x रुपया, तो दो पेन की कीमत कितना हो जाएगा, 2 गुना x हो जाएगा। बिल्कुल सर, इसी चीज को प्लस है, यहाँ पे प्लस लिख दीजिए। एक नोटबुक की कीमत कितना है, y रुपया। एक नोटबुक की कीमत कितना है, y रुपया। तो आपका दो नोटबुक की कीमत कितना हो जाएगा, 2y = 10 रुपीज़ हो गया आपका। ये जो आप बनाए आपको ये 2x + 2y = 10, ये आपका जो बन गया, ये आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण बन गया। रैखिक मतलब जिसका पावर 1 हो, यानी इसका पावर आपका चर का पावर 1 नजर आ रहा है, बिल्कुल 1 नजर आ रहा है। और यहाँ पे आपका एक चर x है, दूसरा चर y है। तो दो चर आया आपका, दो चर आपका क्या क्या है यहाँ पे x, y। और रैखिक का मतलब क्या होता है, रैखिक का मतलब घात
बराबर 1। ये आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण का बीजगणितीय निरूपण हो गया मेरा यहाँ पे। बिल्कुल आसानी से हम समझ गए कि रैखिक समीकरण होता क्या है। तो बिल्कुल सर, ये आसानी से इस इक्वेशन को हम बना लिए। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए, एक नोटबुक की कीमत और एक पेन की कीमत क्या है, मतलब कि माइनस कर रहे हैं तो 2 रुपया हो रहा है। तो यहाँ पे फिगर को आपको नोटबुक को पहले देना चाहिए। अगर हम डेली लाइफ के जुड़े हुए क्वेश्चन को देखें तो हो सकता है कि पेन हेवी अमाउंट का है, तो हो सकता है कि पेन में कुछ ऐसा कुछ मटेरियल से बनाया गया है कि जो पेन का कीमत बहुत बढ़ा दे। आपको मालूम है कि मार्केट में 1000 रुपये की पेन 2000, 10,000, 20,000, 50,000 तक का पेन आप ब्रांड के लिए रखते हैं आदमी। तो इस हिसाब से आप देखिएगा, तो एक पेन की कीमत मान लेते हैं मेरा x है, बिल्कुल, और इसको मान लेते हैं y है। तो हम बोलेंगे कि x में y घटाएंगे तो 2 रुपया मिलेगा। ये मेरा दो चर वाला रैखिक समीकरण के रूप में निरूपण हो गया। इसी चीज़ को हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो चलते हम लोग चैप्टर का आगाज़ करने के लिए बिल्कुल आगाज़ करेंगे। तो उसको आगाज करने से पहले आपको जानना होगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो आपका, इसका दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0 होता है। बिल्कुल, ये आपका पहला समीकरण हो गया। इसी तरीके से अगर हम दूसरा समीकरण लिखें तो इसमें भी लिखेंगे ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। पहला समीकरण है तो तो उसमें चर का क्या कर दीजिए, चर को 1 1 कर दीजिए, x1 y1 और c1। इसी तरीके से दूसरा समीकरण तो x2 y2 और c2। ये आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप हो गया, क्योंकि यहाँ पे दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म आ गया है। युग्म मतलब जोड़ा, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण का हमको दो समीकरण लिखना है, यानी जोड़े में लिखना है इसको। बिल्कुल हम इसको लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं हुआ यहाँ से। तो अब देखिए ध्यान से, हम आपको बताना चाहते हैं कि जब दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम लोग लिखते हैं तो ये x है, ये y है, ये मेरा कांस्टेंट यानी नियत पद है। लेकिन ये a और b क्या है, a और b कोई रियल नंबर है, a और b कोई वास्तविक संख्या है यानी रियल नंबर है। ये आपको मालूम होना चाहिए। बिल्कुल, अगर हम इसी तरीके से चर का अगर हम लोग गुणांक को अनुपात में लिखते हैं तो क्या आएगा, ये आपका मान लेते हैं, ये इसको पहला गुणांक है a1 b1 c1 a2 b2 c2। बिल्कुल आ गया। तो यहाँ पे अगर हम लिखे कि देखिए पहला समीकरण है तो a1 x1 b1 y1 c1। दूसरा समीकरण है तो a2 x2 b2 y2 c2। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम इसमें x1 का अगर गुणांक को देखें तो a1 आया, x2 का गुणांक को देखें a2 आया। तो इसको अगर हम अनुपात में लिखें तो a1 बाई a2, अगर हम लिखें इसको a1 बाई a2, बिल्कुल लिखें, बिल्कुल सर। और फिर वहीं अगर y1 y2 को लिखें तो y1 y2 के गुणांक को अगर हम अनुपात में लिखें तो क्या आ जाएगा, b1 बटे b2। बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से अगर हम नियत पद को भी लिखें तो c1 और c2 को अनुपात में लिखें तो क्या आ जाएगा, c1 बटे c2। बिल्कुल, अगर ये सभी अनुपात आपस में बराबर आ जाए, क्या आ जाए, आपस में बराबर आ जाए, तो आपको दोनों समीकरण का जो ग्राफ खींचेंगे हम, वो ग्राफ क्या हो जाएगा, समपाती हो जाएगा। वो ग्राफ मेरा क्या हो जाएगा, समपाती हो जाएगा। बिल्कुल समपाती हो जाएगा। ये ग्राफ क्या हो जाएगा, मेरा समपाती हो जाएगा, यानी एक दूसरे के ऊपर में चलेगा। यानी दोनों समीकरण जो होगा आपका, मतलब कि आप इस तरीके से ग्राफ होता है, एक समीकरण इस तरीके से बना तो दूसरा समीकरण भी इसी तरीके उसी के ऊपर बनेगा। इसी को हम लोग समपाती बोलते हैं। तो ऐसा अगर आपको देखने को मिले तो वो समपाती हो जाता है। इसका फिर हल क्या होगा, इसका हल होगा अनेक हल, यानी अपरिमित रूप से अनेक हल निकलेगा इसका। बिल्कुल, इसका हल निकलेगा अनेक। इस समीकरण को हम लोग क्या कहेंगे, समीकरण को, दोनों समीकरणों को हम लोग क्या कहेंगे, बिल्कुल इसको हम लोग कहेंगे आश्रित समीकरण। क्या कहेंगे, आश्रित। इसी को हम लोग फिर संगत भी बोलते हैं। जिसका हल निकले कम से कम, जिसका कम से कम एक हल निकले वो संगत है। और मतलब कि इसी तरीके से हम इसको संगत भी कहेंगे, आश्रित भी कहेंगे। बिल्कुल आपको ये बात याद रखना है। अगर सपोज a1 बाई
A1/A2 बराबर नहीं आ जाए B1/B2 तो हमको आगे जाना नहीं है, हमको आगे चेक करना ही नहीं है। तो ये फिर ग्राफ क्या हो जाएगा, ये ग्राफ आपका प्रतिच्छेद करेगा, ये ग्राफ क्या होगा, एक दूसरे को कट करेगा, बिल्कुल प्रतिच्छेद होगा। हल क्या होगा इसका, इसका हल होगा, इसका कोई हल नहीं, इसका कोई सॉरी इसका हल मतलब कि इसका सिर्फ एक हल निकलेगा, इसका निकलेगा सिर्फ एक हल, एक हल निकलेगा, बिल्कुल एक हल निकलेगा। इसी को हम लोग अद्वितीय बोल देते हैं, अद्वितीय हल, इसी को हम लोग अद्वितीय बोल देते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। फिर अगर हम इस समीकरण को बोले कि इस समीकरण को हम लोग क्या कहेंगे, तो हम बोलेंगे कि इस समीकरण को हम लोग संगत समीकरण कहेंगे। ये एक दूसरे का क्या होगा, संगत होगा, क्योंकि जिसका भी हल निकलता है वो संगत है, जिसका भी हल निकलता है वो संगत है। और जब दोनों समीकरण एक दूसरे के ऊपर हो तो उसको हम लोग आश्रित बोलते हैं, एक स्पेशल नाम दे दिया गया है। तो संगत को आप मिटा भी सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि आश्रित कहते हैं इसको, लेकिन आपको दोनों ही मालूम होना चाहिए बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यहाँ तक क्लियर है। यदि हम अगर बोले कि A1/A2 बराबर हो जाए B1/B2 के, और बराबर लास्ट में अंत में जाकर के धोखा दे दे तो C1/C2 बराबर नहीं हो। अब जब अंत में आपका कोई फ्रेंड या कोई दोस्त अंत में आपको धोखा देता है तो बहुत दुख होता है। ये क्या करता है, A1/A2 बराबर B1/B2 तो ठीक है, लेकिन अंत में C1/C2 के बराबर नहीं होता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसको समांतर बोलेंगे। ये दोनों ये लाइनें क्या होगा, इसका ग्राफ क्या होगा, समांतर होगा, इसका ग्राफ क्या बनेगा, समांतर बनेगा, बिल्कुल समांतर बनेगा। अब अगर बोलेंगे इसका हल क्या होगा, इसका हल निकलेगा कोई हल नहीं इसका, जिसका कोई हल नहीं तो उसी को वो समीकरण एक दूसरे का क्या कहलाता है, वो असंगत समीकरण कहलाता है, असंगत। ये उसका हल जिसका नहीं निकलेगा वो असंगत समीकरण कहलाता है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ, बड़े आसानी से आप समझ गए। अब हम लोग चलेंगे उदाहरण नंबर 1 में और देखेंगे ध्यान से कि कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अगर हम आपको सबसे पहले एक बार इसको क्विक सा रिवीजन करवा दिया आपका तो बेहतर होगा। तो देखिए, जब भी हम अगर कोई दो चर वाले रैखिक समीकरण को दो समीकरण अगर उसका व्यापक रूप लिखे, तो ये पहला समीकरण है तो ax by c, तो पहला समीकरण है तो इसलिए a1 x1 b1 y1 c1 है। दूसरा समीकरण है तो a2 x2 b2 y2 c2 है। तो ये दोनों समीकरण का अगर हम चर का क्या करें, गुणांक का अनुपात निकाले, यानी a1/a2 निकाले, b1/b2 निकाले, c1/c2 निकाले, तो अगर हम तीनों बराबर होता है तो वो जो ग्राफ बनेगा वो संपाती होगा, यानी दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर, यानी दोनों लाइन एक दूसरे को मतलब कि संपाती करते हुए चलेगा, यानी बिल्कुल एक दूसरे का कोलिनियर होगा। ये हर एक पॉइंट कोलिनियर, यानी हर एक पॉइंट में हमको हल निकलेगा। तो इसीलिए इसका हल क्या होगा, अनेक हल निकलेगा। इस ग्राफ का अनेक हल मतलब x और y का मान हर एक बिंदु पर मिलेगा आपको। इसी तरीके से ये दोनों समीकरण क्या कहलाएगा, मेरा आश्रित समीकरण कहलाएगा। आश्रित है तो इसी को हम लोग संगत भी बोल सकते हैं। बिल्कुल, जब a1/a2 नहीं हो b1/b2 के बराबर, यानी बराबर रह करके काट दिया गया है, तो आपका क्या होता है, वो ग्राफ जो बनेगा, इसका जो ग्राफ बनेगा, इसका ग्राफ हो जाएगा, प्रतिच्छेद करेगा इसका जब ग्राफ बनाएंगे तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा ये। तो इसका हल क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक हल होगा। इसी को हम लोग अद्वितीय हल भी बोलते हैं। और समीकरण क्या होगा, ये समीकरण मेरा संगत कहलाएगा, यानी जिसका भी हल निकलता है वो समीकरण संगत होता है। इसका हल निकला तो संगत, इसका भी हल निकला तो संगत, लेकिन यहाँ पे एक स्पेशल नाम भी हम लोग अलॉट करते हैं, उसका नाम है आश्रित, याद रखिएगा बस। और जिसका हल ना निकले उसको असंगत बोलते हैं। बिल्कुल, ग्राफ कैसा होगा इसका ग्राफ होगा समांतर, यानी रेल पटरी की तरह इस तरीके से चलेगा, एक दूसरे को कभी भी टच नहीं करेगा। तो ये मेरा बिल्कुल दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म का जो आलेख आपको नजर आएगा, इस तरीके से आपको बिल्कुल समझते हुए आगे बढ़ना है। हम लोग उदाहरण नंबर 1 को बनाने से पहले उदाहरण नंबर 2 को देखें तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो इसलिए हम आपको उदाहरण नंबर 2 को पहले बनाते हैं, फिर आपको उदाहरण नंबर 1 में लेकर के जाएंगे। तो देखिए कि रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान में जाती है और वो 9 रुपये में 2 पेंसिल और 3 रबर खरीद करके लाती है, यानी 9 रुपये में वो आपको 2 पेंसिल और 3 रबर खरीद करके लाती है। तो ये चीज़ देख करके उसकी एक सहेली है, वो जिनका नाम है सोनाली, वो क्या कर रही है कि हम भी इस तरीके के रबर और पेंसिल को
खरीदेंगे। तो वो क्या कर रही है कि 4 पेंसिल और 6 रबर खरीद रही है। तो यहाँ पे पेंसिल और रबर की बात हो रही है। आप ध्यान से देखिएगा, इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय यानी ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। बीजगणितीय मतलब कि आपको इसमें आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी आपको समीकरण में दिखा देना है, और ग्राफ मतलब उसका ग्राफ बनाना है, यानी उसका आपको ज्यामितीय रूप आपको ग्राफ बोलता है, यानी आप उसको ग्राफ में आप क्लास 9 पे बना करके आए हैं, उसका ग्राफ बनाना है। पहले आपको समीकरण बनाना है, फिर उसका ग्राफ बनाना है। ये क्वेश्चन आपको बोल रहा है। तो देखिए, इसमें आपको पेंसिल और रबर की बात हो रही है। तो हम अगर आपको बताएं कि एक पेंसिल की कीमत कितना हो जाएगा, आपको एक पेंसिल की कीमत अगर हम बोल दें कि x रुपया, तो इसी तरीके से एक रबर की कीमत को हम लोग y रुपया मान लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि माना कि एक पेंसिल की कीमत x रुपया, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, और एक रबर की कीमत क्या हो गया, y रुपया। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि प्रश्न अनुसार, तो प्रश्न अनुसार क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, प्रश्न अनुसार क्या हो जाएगा मेरा, बिल्कुल यहाँ पे प्रश्न अनुसार में हम लोग चलेंगे। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 2 पेंसिल, तो एक पेंसिल x है, तो 2 पेंसिल क्या हो जाएगा आपका, 2x हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। एक रबर y है, तो 3 रबर क्या हो जाएगा आपका, 3y हो जाएगा। ये दोनों को लेने के लिए आपको कितना रुपया पे करना पड़ा, 9 रुपया। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, पहला इक्वेशन मेरा बन गया, यानी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, मेरा ये पहला इक्वेशन बन गया। अब अगर हम लोग आगे पढ़ेंगे कि सोनाली को देखेंगे कि वो 18 रुपये में 4 पेंसिल, एक पेंसिल का x तो 4 पेंसिल का 4x, इसी तरीके से एक रबर का y तो 6 रबर का आपका 6y। इसके लिए आपको कितना रुपया पे करना पड़ रहा है, 18 रुपया। तो हम लोग लिखेंगे 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18, मतलब कि लिखेंगे कि 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18। ये आपका दूसरा समीकरण आ गया आपका। इसी तरीके से पहला समीकरण, दूसरा समीकरण आप आराम से बना सकते हैं, बिल्कुल। अब इसी को हम लोग, इसका यहाँ तक मेरा हो गया कि इस स्थिति को बीजगणितीय यानी बीजगणितीय रूप में हम इसको बना दिए। अब इसका ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए आपको इसका भुजकोटी बनाना होगा। तो एक काम करते हैं, जिधर ग्राफ होगा उधर ही भुजकोटी बनाते हैं, ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं कि पहला समीकरण क्या बोलता है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, बिल्कुल। तो इस समीकरण को हम लोग देखते हैं, तो इसका हम लोग भुजकोटी बनाते हैं, बिल्कुल सर भुजकोटी बनाते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पे इसका भुजकोटी बनाते हैं। तो एक्स वाई कोई दिक्कत नहीं है, एक्स वाई आ गया। तो हम लोग अगर यहाँ पे इसका भुजकोटी बनाएंगे तो आपको 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 करना है। तो आप देखिए, अगर हम बोले कि हम 2 को तो 9 नहीं बना सकते, लेकिन 3 को 9 बनाना आसान है, क्योंकि 3 को 3 से गुना करेंगे, बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। तो हम बोले कि अगर 9 इधर हो जाए और इधर 0 हो जाए, तो 0 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, 9 हो जाएगा। तो आप देखिए कि 2 को आपको 0 बनाना है, जो कि बहुत आसान है। कैसे, 2 को क्या कीजिए, 0 बनाइए, तो x को हटाइए, 0 लेकर के आइए, 0 गुना 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी x के जगह में कितना रखेंगे, 0 रखेंगे, तो 0 आ गया। इसी तरीके से आपको 3y को 9 बनाना है, तो 9 कैसे बनाइएगा, y को हटाइएगा, 3 रखिएगा, यहाँ पे 3 रखिए, बिल्कुल पहला इक्वेशन क्लियर। अब मेरा यहाँ पे आ गया, ये बिल्कुल आराम से बन गया पहला। अगर इसी को अगर हम फिर दूसरे तरीके से बनाएं तो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे आपको 2x प्लस 3y बराबर 9 है। अब आपको 9 बनाना है, 9 कैसे लेकर के आइएगा, आप बोलिएगा कि इधर अगर हम क्या करें, इधर अगर हम 6 कर दे और इधर 3 कर दे, 6 प्लस 3 9 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल आराम से बता सकते हैं। तो आपको 2x को 6 बनाना है, तो 2 को 6 बनाने के लिए आपको x को 3 होना होगा, यानी 2 गुना 3 6 हो जाएगा। तो x को हटाइए, 3 लेकर के आइए, तब 3 गुना 2 कितना हो जाएगा, 6। x के जगह में 3 रखेंगे तो 6 बन जाएगा, तो x के जगह में 3 रखेंगे। और हमको 3y को 3 बनाना है, यानी 3 तो है मेरा, y को अब 1 होना होगा, 3 गुना 1 3, तो y के जगह में 1 रखेंगे। ये मेरा पहला समीकरण का भुजकोटी बन करके तैयार हो गया, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा समीकरण क्या बोलता है मेरा, दूसरा समीकरण देखिए, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18, 4x प्लस 6y। अब देखिए 4x प्लस 6y यहाँ पे लिखिए, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18, बिल्कुल सर 18। यहाँ पे आप इसको ध्यान से देखिएगा, x है और ये y है।
तो अब आप क्या कर सकते हैं, इसको आपको 18 बनाना है। अगर हम बोल दें कि आसानी से 18 बन सकता है, ये 18 6 को 18 बनाना आसान है। और इधर हम जीरो में 0 + 18 इज इक्वल टू 18 आया। अब 4x को 0 बनाना है, यानी 4 को 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा। तो 4 को 0 से गुना करेंगे मतलब x की जगह में 0, तो x की जगह में 0 बिल्कुल। अब 6 को कितना से गुना करके 18 हो, बोलिएगा 3 से, यानी y हटा 3 आया, तो x की जगह में y की जगह में 3 पहला बन गया। पहला भुजकोटी 0 और 3 आ गया मेरा। इसी तरीके से अब हमको क्या करना है, 18 फिर से लेकर के आना है। तो 18 कैसे लेकर के आ सकते हैं हम लोग, 18 ला सकते हैं। इधर देखिए ध्यान से, अगर हम बोले कि ये आपका मतलब कि इधर से आपका 20, तो हम इसको 12 + 6 बोल सकते हैं। 12 + 6 18 आ गया, बिल्कुल 18 आ गया आपका। तो आपको अब 4 को क्या करना है, 12 बनाना है। 4 को 12 बनाने के लिए x को 3 होना होगा, 4 × 3, तो x की जगह में क्या रखेंगे 3, तो बन गया 12। अब 6 को हमको 6 ही बनाना है, तो 6 × 1, तो यहाँ पे y की जगह में कितना रखेंगे 6 होगा, बोलेगा 1, तो यहाँ पे 1 बैठाइए। इस तरीके से आपका ये भुजकोटी बन गया। यानी आराम से आपका ये भुजकोटी का 2 बिंदु आप बना लिए, कोई दिक्कत नहीं हो गया आपको, ये आराम से बना सकते हैं आराम से। इसके लिए फिर अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे आपको क्या करना है, ग्राफ को खींचना है। तो इसके लिए आपको 2 लाइन ग्राफ में बनाना होगा। एक लाइन यहाँ से देखिए, ये आप आराम से ये लाइन बना सकते हैं। इस तरीके से लाइन खींच दीजिएगा आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ये लाइन खींच दिए। इसी तरीके से फिर एक लाइन ले लीजिएगा आप, एक लाइन यहाँ पे ले लीजिएगा इस तरीके से। ये आ गया आपका। थोड़ा सा इसको हल्का सा ऊपर उठा देते हैं। ये आपका 2 लाइन हो गया। ये जो कट किया है इसको हम लोग मूल बिंदु बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मूल बिंदु, यानी इसी को हम लोग मूल बिंदु बोलते हैं। इसका निर्देशांक क्या होता है, आपको क्लास 9 में पढ़े हैं, 0,0 बिल्कुल। ये आपका x एक्सिस हो गया, यानी x अक्ष। ये आपका y अक्ष, बिल्कुल। ये आपका x अक्ष, ये y अक्ष, इधर x डैश, इधर y डैश। तो बिल्कुल अब पहला इक्वेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, x का मान 0, y का 3। तो पहले हम लोग इसका निर्देशांक कर लेते हैं। ये आपका 1 हो गया, x का मान 1 यहाँ पे होगा, x का मान 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। हम लोग 6 तक गए हैं, नहीं गए हैं, 5 तक जाने का काफ़ी है। इधर देखिए 1, इधर 2, इधर 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, कोई दिक्कत नहीं 5। अब देखिए x का मान 0, y का मान 3। x का मान 0 है और ऊपर उठेगा तो 3 होगा, यानी y अक्ष पर x का मान 0 होता है। तो ये मेरा y अक्ष है। यहाँ पे जिस पर भी हम जाएंगे तो x का मान 0 होगा। तो यहाँ पे देखिए x का मान 0 है, y का मान 3, यानी ऊपर उठते उठते यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे एक पहला पॉइंट भी यहाँ पे मिलेगा हमको। पहला पॉइंट कहाँ मिलेगा, पहला पॉइंट यहाँ पे मिलेगा, बिल्कुल पहला पॉइंट यहाँ पे मिलेगा हमको, बिल्कुल यहाँ पे मिलेगा। तो पहला पॉइंट बन गया मेरा। x का मान अब 3, y का 1, x का मान 3 है, y का मान 1 यहाँ पे। तो दूसरा पॉइंट यहाँ पे मेरा बना। अब ये दोनों पॉइंट को हम लोग मिला देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, पहला इक्वेशन मेरा बन जाएगा ग्राफ में। ग्राफ में पहला इक्वेशन को हम लोग बना देंगे। तो ये दोनों पॉइंट को हम लोग मिला देते हैं। ध्यान से देखिए, दोनों पॉइंट को ध्यान से मिलाइएगा एकदम आराम से, तब आपका ग्राफ सही से बनेगा, बिल्कुल। ये दोनों पॉइंट को हम लोग मिला दिए, कोई दिक्कत नहीं भाई, इस दोनों पॉइंट को मिलाना आराम से मिल गया। ये दोनों पॉइंट मिल गया मेरा। इसको हम लोग आगे भी बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहीं तक हम लोग रख सकते हैं, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों पॉइंट मिल गया। अब देखिए दूसरा इक्वेशन देखिए, x का मान 0, y का मान 3, x का मान 0, y का मान 3 यहीं पे बनेगा, बिल्कुल यहीं पे बनेगा सर। इसको हम लोग आगे भी बढ़ा सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। x का मान 0, y का मान 3, फिर से 0,3, 2 बिंदु है यहाँ पे, दो इक्वेशन के लिए। तो यहाँ पे फिर से आ गया, x का मान 3, y का मान 1, x का मान 3, y का मान 1, यहाँ पे भी आ गया। यानी दोनों इक्वेशन, पहला इक्वेशन क्या था 2x + 3y = 9 भी यहीं पे बना, और 4x + 6y = 18 भी यहीं पे बना। तो दोनों इक्वेशन यहीं पे बना। तो मेरा क्या हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे कि ग्राफ मेरा कैसा हो गया, ग्राफ मेरा समपाती हो गया।
ग्राफ मेरा संपाती हो गया। और जब ग्राफ संपाती होता है तो इसका हल कितना होगा, इसका हल होगा अनेक हल होगा, इसका क्या होगा, अनेक हल होगा। बिल्कुल। अब जिसका अनेक हल होता है मतलब कि इसका अनेक हल होता है, यानी इसी को हम लोग आश्रित समीकरण बोलेंगे, इसी को हम लोग आश्रित बोलेंगे, आश्रित बोलेंगे। कभी कभी इसको संगत भी बोल देता है, कोई दिक्कत नहीं। जिसका हल निकलता है उसको संगत बोलते हैं, तो आश्रित में तो बहुत सारे हल निकलते हैं तो इसको संगत बोल ही सकते हैं। यानी ये बात आपको याद होना होगा। ग्राफ आपका कैसा हुआ, ग्राफ आपका संपाती बना। बिल्कुल, ग्राफ आपका संपाती बना। आपका हल कैसा हुआ, इसका हल अनेक निकलेगा। और ये समीकरण कैसा होगा, ये समीकरण मेरा आश्रित समीकरण कहलाएगा। बिल्कुल, ये बात आपको मालूम होना चाहिए। बिल्कुल, हम लोग ये इंट्रोडक्शन वीडियो में हम लोग यहाँ पे देख लिए हैं कि हम लोग जानते हैं कि A1/A2 का जब रेशियो क्या हो जाता है, बराबर आ जाए B1/B2 का, और वही रेशियो आपका C1/C2 का आ जाए, तो फिर हम लोग बोलेंगे ये हमको केस देखने को मिलेगा। यानी हम देखिए, पहला क्या है, x के साथ आपका क्या है, 2 है, तो x के साथ 2 है, यहाँ पे x के साथ क्या है, 4 है, तो दोनों का रेशियो क्या हो गया, 2/4। फिर y के साथ कितना है मेरा, 3 है, तो 3 है। तो फिर यहाँ पे y के साथ कितना है, 6 है, तो क्या है, 6 है। यहाँ पे देखिए, इस 9 को अगर इधर लेकर के आएंगे तो -9, तो -9। इस 18 को इधर लेकर के आएंगे तो कितना हो जाएगा, -18। ये दोनों का रेशियो। तो आप इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो ये 1/2, यहाँ पे भी 1/2 और यहाँ पे भी 1/2 ही आएगा यहाँ पे, क्योंकि माइनस माइनस उठ जाएगा। तो ये 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2 आया आपका। बिल्कुल आया। यानी देखिए, A1/A2, B1/B2 और C1/C2 जब होता है तो ग्राफ क्या होता है, संपाती होता है, उसका हल अनेक होता है। समीकरण को आश्रित बोलते हैं, क्योंकि आश्रित समीकरण है तो इसका बहुत सारा हल है, और जिसका बहुत सारा हल होता है उसको संगत बोलते हैं। यानी ये बात आपको मालूम होना चाहिए। बिल्कुल, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।